हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए 2025 का एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने यह ड्रामा पहले ही देख लिया हो, लेकिन इसे फिर से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। नाटक में दिखाया गया कोरियाई राष्ट्रपति के बेटे ने एक गूंगी लड़की से संपर्क विवाह किया। मेरा मतलब है वे अनुबंध के तहत शादी करते हैं, लेकिन हम नाटक में देखेंगे कि वे अनुबंध के तहत शादी क्यों करते हैं, लेकिन वास्तव में लड़की गूंगी नहीं है। यह देखा गया है शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि लड़की बोल सकती है, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं पता। तो क्या लड़की जीवन भर ऐसे ही गूंगी रहेगी या फिर एक दिन लड़का उसका असली राज जान जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस, आज हम अपना यह अनोखा नाटक आपसे निवेदन करेंगे। अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप इस नाटक के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। नाटक की शुरुआत हमारे खूबसूरत मेल लीड को दिखाने से होती है और उसका नाम सिवोन है। वह कोरिया के राष्ट्रपति का बेटा है। आज वह एक ब्रिटिश राजदूत के साथ बैठक में आया था। थोड़ी देर बाद यह ड्रामा की क्यूट सी महिला मुख्य भूमिका में प्रवेश करती है। उसका नाम हिजू है और वह गूंगी है, जिसका अर्थ है कि वह बोल नहीं सकती। सिवोन और हिजू को एक साथ देखकर सभी लोग सिवोन से बात करने लगे। यह लड़की कौन है और वह सियोन के साथ क्या कर रही है। सियोन हिजू से कहता है, डरो मत, वे मुझे देख रहे हैं। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन याद रखना, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना। फिर हम फिर मिलेंगे। कल का दृश्य दिखाया गया है। हमें पता चलता है कि हिजू की शादी जैन से हुई है, लेकिन उनके परिवारों के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। अगले दृश्य में हम हिजू को बैठे हुए देखते हैं अपने परिवार के साथ। इधर हिजू की सास यानी हमारे हीरो की माँ कहती है कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं। मैं नहीं चाहती, चुनाव से पहले किसी को पता चल जाना चाहिए कि तुम सियोन की बीवी हो। लेकिन हिजू नौकरी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी सास गुस्से में यहाँ से चली गई। फिर हिजू की माँ हिजू को खूब डांटने लगी, कहने लगी कि तुमने किसी और का पति चुराया है, तो चलिए वही करते हैं जो वे कहते हैं। यहाँ हम हिजू की माँ का पता लगा सकते हैं। हिजू बहुत बातूनी व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सुनता है। फिर वह ऑफिस के लिए निकलता है और एक सुनसान जगह पर जाता है। हिजू अपनी कार पर नियंत्रण खो देता है और अपने आप चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। कार हैक हो गई थी और लड़के ने अपने हाथ में एक अजीब फोन देखा। फिर लड़का कार में घुसा और देखा कि सायन ऑफिस में था। उसके सहायक ने बताया कि बॉस को एक अजीब नंबर से कॉल आया था। सायन ने कॉल रिसीव की और पता चला कि अपहरणकर्ता ने फोन किया था। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने उसे खत्म कर दिया। डिप सायन ने पूछा कि तुम कौन हो, और फिर सायन का फोन आता है। सायन पहले फोन चार्ज पर लगाता है और हिजू को कॉल करता है। माँ से पूछता है कि हिजू कहाँ है। हिजू की माँ कहती है कि वह मेरे साथ था और थोड़ी देर पहले ऑफिस गया था। ये सुनकर सायन का तनाव दूर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपहरणकर्ता ने फिर से फोन किया और जैन ने फोन उठाया और कहा, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे थे। अपहरणकर्ता ने मेरी पत्नी के गले पर चाकू रख दिया और कहा, अगर तुमने फोन रख दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फोन आया तो मैं तुम्हारी पत्नी का गला काट दूंगा। सियोन ने कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, फिर उसे मार डालो। सियोन को यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता ने कहा, पहले हम पैसे का सौदा करेंगे तो हम उसे मार देंगे। सायन ने कहा, तुम सौदा करते रहो, मैं तुम्हें फोटो भी नहीं लेने दूंगा और मुझे दूसरी बार फोन मत करना। उसने फोन रख दिया, यह कहते हुए, माफ करना प्रिय। अपहरणकर्ता ने हिजू का गला पकड़ लिया और चाकू से उसे हल्के से काट दिया। उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक से गाड़ी चलाओ। वह उसे लात मारता रहा और कहता रहा, ये एक खास फोन है, अगर तुम इस फोन पर 10 मिनट से कम बात करे, कोई भी आपकी लोकेशन और आवाज को ट्रैक नहीं कर सकता। वह उससे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आवाज अपने आप बदल जाती है। वह कहता है कि इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद भी यह काम नहीं आया। वह फोन करता है। सियोल फिर से कहता है, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। सियोल कहता है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम क्या कर रहे हो, और फोन काट देता है। और अपहरणकर्ता बहुत क्रोधित हो जाता है। सियोन से ऐसी बातें सुनकर हिजू भी बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने पूरी गति से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। और क्योंकि सामने कुछ था, टायर फिसल गया और अपहरणकर्ता के सिर पर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। लेकिन हिजू को कोई चोट नहीं आई क्योंकि उसने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। फिर हिजू सीधे घर गया, फ्रेश हुआ और उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। बाद में सिवोन के लिए खाना बनाता है और घर आकर आराम करता है और हिजू से कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मेरे पास एक शरारत भरा कॉल आया और कहा कि वह तुम्हें मार देगा। यह सुनकर हिजू बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सिवोन अपने सहायक को बुलाता है और कहता है, वह नंबर ट्रैक करने के लिए कहता है, लेकिन उसका सहायक कहता है कि उस नंबर को ट्रैक करना संभव नहीं है। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा बात करते हैं तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। फिर सेन हिजू से कहता है कि कल एक इवेंट है, आपको वहाँ रहना होगा, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। फिर हिजू की माँ उसे बुलाती है और हर दिन की तरह उसकी बातें सुनती है। तुम इतने लंबे समय से शादीशुदा हो क्योंकि तुम जैन को मना नहीं सकते, अगर जरूरी हो तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। हिजू यह सुनकर परेशान हो जाता है। फिर वह कल्पना करता है और हमें 3 साल पहले की घटना दिखाता है।
3 साल पहले वह वहाँ एक पत्नी के रूप में तैयार होकर बैठी थी। फिर सियोन वहाँ समझौते के कागज के साथ आता है और कहता है, यह शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए नहीं है, इसे उतार दो। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरी पत्नी होने का नाटक करोगी और हमारी शादी एक रहस्य रहेगी। हमारे परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। यह सुनकर हिजू कपड़े उतार देती है। वह अपनी शादी की पोशाक उतारता है और कहता है, सियोन, तुम किसी को नहीं बता सकती। वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझे कभी तलाक नहीं दे सकती। अगर तुम ये शर्त तोड़ती हो तो तुम्हें $200 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ेगा। सारी बातें सुनकर हिजू एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देता है और सायन उसे अंगूठी भी दे देता है। सायन यह भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी बीवी नहीं कहूंगा। इसे स्वीकार मत करो, तुम मुझे कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगी। इस तरह 3 साल बीत गए। हिजू यह सब सोचकर बहुत दुखी है। अगले दिन हिजू जायन की बैठक में दिखाई देता है, जिसे हमें शुरुआत में दिखाया गया था। सभी लोग आते हैं और उन दोनों के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। फिर सियोन राजदूत से मिलता है। राजदूत की पत्नी भी गूंगी थी और सुन नहीं सकती थी, इसलिए हिजू ने इशारों से राजदूत की पत्नी को सब कुछ समझाया। राजदूत ने हिजू से पूछा, क्या वह आपकी पत्नी? सीन ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी सहायक है। यह सुनकर हिजू बहुत क्रोधित हुआ। उस समय सियोन के सहायक ने सियोन को मैसेज करके कहा कि अगर अपहरणकर्ता कॉल करे तो कॉल को 10 मिनट से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करना, तब मैं अपहरणकर्ता का नंबर ट्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद हिजू ड्रिंक्स पीने लगती है। जब सियोन आया, हिजू ने इशारा करके कहा, मैं जा रहा हूँ। सियोन ने कहा, मत जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहो और इतना सजना संवारना मत। हिजू ने मेरी ओर इशारा करके कहा कि कितना दिल है मेरे पास है, तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और तुम राजदूत को क्या बता रहे हो? मैं तुम्हारा सहायक हूँ। हिजू यह कहकर सियोन को गाली देता है। सायन समझ जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर हिजू वॉशरूम चला जाता है। वह बहुत गुस्से में था। इस बीच सायन को अपहरणकर्ता का फोन आता है। सायन कहता है, मेरी पत्नी बच गई है। तुम उसे कल नहीं मार सकते थे, है ना? मैं कल व्यस्त था, आज वापस आ गया हूँ। बताओ, अपनी पत्नी का दिल कैसे धड़काया जाए? वह अपहरणकर्ता को कॉल पर 10 मिनट से ज्यादा समय तक सक्रिय रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। अपहरणकर्ता कहा, पार्टी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर सियोन चिंतित हो गया और इधर उधर देखने लगा। अपहरणकर्ता ने कहा, तुम सुबह से कुछ कर रहे हो। अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो तुम अपने पास रखा खाना खा सकते हो। यह सुनकर सियोन एकदम चौंक जाता है। अपहरणकर्ता कहता है, तुम्हारी पत्नी अब कहाँ है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं कैसे आपकी पत्नी का दिल टूट जाएगा? अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सीन हिजू को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन सीन उसे नहीं ढूंढ पाता है। उसने कहा, आप जानते हैं कि मेरी पत्नी एक अपहरण करता है। हिजू आपकी पत्नी है और मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपकी शादी हिजू की बड़ी बहन से होने वाली थी, लेकिन हिजू की बड़ी बहन शादी से 1 दिन पहले भाग गई, इसलिए आप उनकी छोटी बेटी हिजू से शादी कर रहे थे, क्योंकि हिजू के परिवार तुम्हारे परिवार के तुम्हारे साथ बहुत पुराने संबंध है। अगर ये बातें न्यूज में आ गई तो क्या होगा? सिवान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके परिवार के अलावा किसी को भी इन बातों के बारे में पता नहीं था। सिवान कहता है कि तुम क्या चाहते हो? ये कहना कि तुम अपहरण करता हो? सबसे पहले तुम्हें हिजू से तलाक लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हें हिजू पसंद नहीं है। फिर मैंने देखा कि अपहरणकर्ता किसी और से नहीं बल्कि हमारी मासूम गूंगी नायिका हिजुई से बात कर रहा था। दरअसल हिजुई बोल तो सकती है लेकिन गूंगी होने का नाटक कर रही है। यह अपहरणकर्ता का फोन था, इसलिए आवाज बदलकर लड़के की आवाज हो गई। हमारे सारे सवाल अपहरणकर्ता के बारे में थे। हिजू के पास फोन कैसे पहुंचा? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो अपहरणकर्ता बेहोश हो गया था और अपहरणकर्ता का फोन नीचे गिर गया था। हिजू फोन लेकर आया और हिजू ने अपहरणकर्ता होने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम कल तक अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते तो मैं तुम्हारे पिता के चुनाव से पहले सब कुछ समाचारों में डाल दूंगा। मैं इसे प्रकाशित करूंगा, या अगर तुम मुझे $2 अरब दोगे तो मैं यहाँ मुकदमा दायर करूंगा। सियोन कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे उस खबर से डराने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसे 1 सेकंड में रोक सकता हूँ। हिजू अपहरणकर्ता की पोशाक पहने हुए कह रहा था, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कल तुम्हारी पत्नी के साथ क्या किया? मैं तुम्हारी पत्नी की कार में बैठा और उसे कई बार लातें मारी, उसके बाल मरोड़े, उसका गला पकड़ा और यहाँ तक कि उसका गला भी काट दिया। थोड़ा सा बेचारी अपनी जान की भीख भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। मैं उसे मार देता लेकिन कार के लिए। वह दुर्घटना के कारण बच गया। यह सुनकर जैन गुस्से में सामने की दीवार पर मुक्का मारता है और कहता है, मैं इतना गंभीर कभी नहीं रहा। आप कौन हैं? और मैं आपके विवरण जानने के लिए बहुत गंभीर हूँ। मैं आपको पकड़ लूंगा और 10 मिनट बाद छोड़ दूंगा। पहले तो हिजू ने कॉल काट दिया ताकि वह उसे ढूंढ न पाए, लेकिन हिजू बहुत मुखर था। उसे पता था कि अगर सायन को पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा, इसलिए वह डर के मारे वॉशरूम से बाहर निकल गया। सायन को अपने सामने देखकर वह डर के मारे पीछे हटने ही वाला था, लेकिन सायन ने उसे देख लिया और उसे आवाज लगाई। फिर वह हिजू को एक निजी जगह पर ले जाता है और उससे उसका फोन दिखाने के लिए कहता है। हिजू डर जाती है और अपना सामान्य फोन निकाल लेती है। सियोन उसके पास जाता है, उसकी कोठरी में घुसकर पूछता है,
कि क्या कल तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? हिजू फोन पर लिखकर हाँ कहता है। फिर वह हिजू के गले की जांच करता है और पाता है कि अपहरणकर्ता ने जो कुछ भी कहा था वह सच है। सच में? सियोन कहता है, क्या अपहरणकर्ता ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी? हिजू सिर हिलाकर हाँ कहता है। यह सुनकर सियोन बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? अगली बार जब तुम बाहर जाओगे तो अंगरक्षक तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा प्रिय। अब हम देखेंगे कि क्या सियोन इसे पकड़ पाता है। उसकी पत्नी ऐसा कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर सियोन अपने सहायक को बुलाता है और कहता है, क्या आप उसका स्थान ट्रैक कर पाए? सहायक कहता है, नहीं, आप नहीं कर पाए क्योंकि उसका आईपी पता बार बार बदल रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत जानकारी है। जैन कहता है, वह अपहरणकर्ता, वे मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं आपको अपहरणकर्ता द्वारा मुझसे कही गई बातों का रिकॉर्ड भेज रहा हूँ। ऐसा लगता है कि उसने अपनी आवाज बदल ली है, इसलिए असली आवाज का पता लगाने की कोशिश करें। इस बीच हिजू वहाँ बैठी है और हंस रही है। वह सोचती है कि सियोन बहुत डरी हुई होगी। उसे भी लगता है कि अपहरणकर्ता का फोन 2 दिन से चालू है। मुझे लगता है कि मेरे पास है, शायद वह फोन ढूंढ रहा है। तभी सियोन ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। हिजू ने फोन ले लिया और उसे छिपा दिया। भागों के अंदर सेन अपने बैग से कार की चाबियां लेने जाता है, लेकिन हिजू उसे रोकता है और खुद चाबियां निकाल लेता है। अगले दिन हिजू ऑफिस के वॉशरूम में था। तभी उसे एक आंख की परछाई दिखी और वह बहुत डर गया। फिर हिजू के पास एक महिला गार्ड थी। वह हिजू को कहीं नहीं ढूंढ पाई। उसने यह बात सायन को बताई। सायन ने कहा, जल्दी करो और हिजू को ढूंढो। थोड़ी देर बाद गार्ड ने सायन को फिर से बुलाया और कहा उसने हिजू को एक लड़के के साथ बैठे हुए पाया। वह लड़का वास्तव में हिजू का दोस्त था। वह यहाँ नौकरी के लिए आया था, इसलिए जब उसने हिजू को देखा और उससे बात कर रहा था तो गार्ड ने उसकी तस्वीर खींच ली। उनमें से 2 को चुना और इसे सियोन को भेजा। सियोन को बहुत जलन हुई जब उसने उन दोनों को फोटो में हंसते और बात करते देखा। लड़के का नाम सॉन्ग था और वह आज हमारे ड्रमर का दूसरा मेल लीड था। वह हिजू का दूसरा मेल लीड था। इशारा करते हुए, मैंने तुम्हें 3 साल पहले देखा था और तब से मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। हिजू ने कहा कि मैं किसी काम से शहर से बाहर गया था। सॉन्ग ने कहा कि मैं तुम्हारी न्यूज कंपनी में एक जांच रिपोर्ट पर काम कर रहा था। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए। इस बीच सियोन फोटो देखकर कुछ नहीं कर पाती। नहीं, अगले सीन में ईर्ष्या के कारण हम देखते हैं कि जब हिजू घर जाती है तो उसकी माँ उसके लिए छोटे छोटे कपड़े लाती है और हिजू से कहती है कि वह उन्हें सियोन के सामने पहने और सियोन की कोठरी में जाओ। यह सुनकर हिजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यह हिजू की असली माँ है। लेकिन उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसका पिता बीमार है। उसके बाद हिजू की माँ ने कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे असली पिता को मार दूंगी। उसकी माँ हमेशा उसके असली पिता को इसी तरह ब्लैकमेल करती थी। खैर, नहाने के बाद हिजू ने वो सफेद ड्रेस पहनी, फोटो खिंचवाई अपहरणकर्ता के फोन से, इसे सियोन को भेजा और अपहरणकर्ता होने का नाटक किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी पत्नी के निजी अंगों की एक तस्वीर दी है, इसे देखो, और अगर तुमने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो मैं इस तस्वीर को वायरल कर दूंगा। सियोन कहता है, ये मेरी बीवी की तस्वीर नहीं है, वो अपहरणकर्ता है। तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और तुम अभी भी तुम्हारे ही हो। यह कहने के बाद कि उसने अपनी पत्नी के गुप्तांग नहीं देखे, उसने फोन काट दिया। हिजू ने उसे बता दिया था, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। अब यह सोचकर कि सायन उसके गुप्तांग देखने आएगा, उसने अपने शरीर पर कंबल लपेट लिया और फिर सायन उसके कमरे में आया और हिजू का कंबल खींच लिया, लेकिन हिजू ही कंबल था। उसने उसे पकड़ रखा था, इसलिए सियोन सीधे उसके ऊपर चला गया और तेजी से गिर गया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर सियोन ने कहा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं। हमें अपने कार्यालय में एक पेशेवर ध्वनि भाषा व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रिय, ध्वनि भाषा का क्या अर्थ है? क्या आप समाचारों के दौरान नहीं देखते कि वे बहरे लोगों के लिए टीवी के कोने की ओर इशारा करते हैं? मेरा मतलब है, वे बहरे लोगों की ओर इशारा करते हैं या वे बहरे लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वे इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी सियोन ये कहते हुए उठ जाती है। हिजू मन ही मन सोचती है, वह बस यही कहने आई थी। मुझे लगा कि वह मेरे निजी अंगों को देखने आया है। सियोन उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने कल्पना की कि हमारी शादी के पहले दिन हिजू मेरे लिए खाना बना रही थी। सियोन ने हिजू से कहा कि तुम मेरे लिए किसी के सामने नहीं झुकोगे और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत कुछ करने को कह सकती है। तुम्हें वो सब करना चाहिए। इसे दिल पर मत लेना। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं की, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता। यह सब सोचते हुए सियोन ने हिजू के कमरे की तरफ देखा और अंदर हिजू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि सियू कभी उसके कॉलेज नहीं आई थी। इतना कुछ आज पहली बार था। हिजू सियू के लिए नाश्ता बना रही थी। जब सियू ने कहा, मैं आज इसे बनाऊंगी, सियोन ने कहा, खुद नाश्ता तैयार किया और कहा, तुम दूसरे दिन कार्यालय में एक आदमी से बात कर रही थी? हिजू कहती है, हाँ, उसका नाम सॉन्ग है, वह मेरा अच्छा दोस्त है। फिर सेन हिजू से कहता है, तुम इसे खा सकती हो। हिजू कहती है, मुझे आश्चर्य है कि सेन ने मेरे लिए खाना बनाया। दूसरी ओर हम हिजू के दोस्त सॉन्ग को देखते हैं, जो एक लड़की से टकराने के बाद गिरने वाला था। सॉन्ग लड़की का नाम रोज पकड़ लेता है। फिर वे दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं।
वे एक साथ एक मामले की जांच करेंगे। वैसे भी रात में हिजू सायन को अपहरणकर्ता होने का नाटक करते हुए कॉल करता है। तभी हिजू सायन के फोन से सायन को कॉल करता है। एक धमाका सुनाई देता है और सियोन के फोन से कोई आवाज नहीं आती। दरअसल एक डिलीवरी मैन पिज्जा डिलीवर करने के लिए सियोन के ऑफिस आया था। एक स्टाफ मेंबर पिज्जा लेकर आया, अंदर का पिज्जा। जैसे ही वह उसे अंदर लाया, एक बड़ा धमाका हुआ क्योंकि पिज्जा बॉक्स के अंदर एक बम था और वह ऐसा कर रहा था असली अपहरणकर्ता। फिर हिजू के घर जाता है और पूरी रात इंतजार करता है, लेकिन सायन घर नहीं आता। इस बीच हम देखते हैं कि सायन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के समय वह दूसरे कमरे में था, लेकिन उसकी हालत अभी भी खराब है, घायल हो गया। हिजू पूरी रात वहीं रहा। जब वह सुबह उठा तो उसने समाचारों में सायन के कार्यालय को देखा। हिजू यह देखकर पूरी तरह से चौंक गया कि अपहरणकर्ता ने बम विस्फोट कर दिया था और विस्फोट ठीक उसी समय हुआ जब हिजू ने फोन किया था सायन को अपहरणकर्ता से छुड़ाया। थोड़ी देर बाद सायन घर आया और हिजू की कोठरी के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे निजी अंग देखना चाहता हूँ। सोन डर जाती है और उसे रोकती है। फिर वह उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। हिजू एक कागज पर लिखती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो और क्या उस अपहरणकर्ता ने यह किया। सोन हाँ कहती है। फिर सोन उसके कपड़े उठाकर उसके निजी अंग देखने लगती है। हिजू कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सियोन कहता है कि अपहरणकर्ता को तुम्हारे निजी अंगों की तस्वीर कैसे मिली। मैं जांचना चाहता हूँ कि क्या यह तुम्हारी तस्वीर है। हिजू कहता है कि अपहरणकर्ता की बात सुनने के बाद तुम क्या कर रहे हो। सियोन उससे माफी मांगता है और अपना चेहरा ठीक करता है, कपड़े उतारता है और कहता है, मुझे अपना फोन दो। हिजू अपना असली फोन लाता है। सियोन कहता है, मैं जांच करूंगा। चलो देखते हैं कि अपहरणकर्ता आपके फोन को ट्रैक कर रहा है या नहीं, और फोन को कमरे में ले जाता है। सेन हिजू के संदेशों की जांच करता है और देखता है कि हिजू ने अपने दोस्त सॉन्ग के साथ बहुत सारी बातें की हैं और वे दोनों कल दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में जा रहे हैं। वह है अगले दिन सायन को हिजू सॉन्ग से बहुत जलन हुई। वह उसके साथ लंच करने उस रेस्टोरेंट में गया। रोज भी वहाँ आई। रोज ने कहा कि मेरा एक नया दोस्त जल्द ही यहाँ आने वाला है। उस समय सायन ने एंट्री ली और हिजू चौंक गया ये देखने के लिए। खाते समय उसने गाने के टुकड़े करके हिजू को दे दिए। यह देखकर सायन को रोज के सायन से जलन होने लगी। कहो मैं सांगार हूँ। हिजू कभी साथ काम करता था, इसलिए हम अच्छे दोस्त हैं। तुम हिजू को कैसे जानते हो? सियोन ने कहा कि हिजू एक इवेंट में मेरी मदद कर रहा था। उस दिन से हम एक दूसरे को हल्के फुल्के अंदाज में जानते हैं। फिर सियोन को जलन हुई और उसने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। सियोन से सवाल पूछे। हिजू उठकर बाहर आया और सियोन उसके पीछे पीछे गया। हिजू ने कहा, तुम मेरी हो। तुमने यह देखने के लिए फोन उठाया कि अपहरणकर्ता तुम्हारा पीछा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन तुम अपने फोन से मेरा पीछा कर रहे हो। डॉन, नहीं सुनो, सॉन्ग बुरा लड़का नहीं है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। जैन कहता है, मैं तुम्हें 20 सालों से जानता हूँ, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि तुम कैसे हो। है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं चला गया। इस बीच जैन का सहायक अपहरणकर्ताओं में से एक को पकड़ लेता है, लेकिन वह असली अपहरणकर्ता को नहीं पकड़ पाता। वैसे भी रात में हिजू काम खत्म करके घर जा रहा था जब उसकी कार का रेडियो हैक हो गया। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसे बार बार कहा गया कि मुझे फोन करो। कारो हिजू घबरा जाती है और जल्दी से घर चली जाती है और घर जाकर वह अपहरणकर्ता का फोन चालू करती है। तभी वहाँ सेओनन आ जाता है और हिजू फोन छुपा देता है। सेओनन कहता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम जा रहे हो? हिजू कहता है कि मैं आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। सेन कहता है कि मैं इसे लाऊंगा। जब वो आइसक्रीम खरीदने जाता है तो हिजू अपहरणकर्ता के फोन से सायन को कॉल करता है और कहता है, कल ब्लास्ट मैंने किया था, वो सैंपल था। अगर तूने हिजू को तलाक नहीं दिया तो और भी बहुत कुछ किया जाएगा। सायन कहता है, अलग होने का क्या मतलब? मैं और हिजू, अगर तुम हिजू से प्यार करते हो तो मुझे भूल जाओ। यह कहते हुए कि वह हिजू को कभी तलाक नहीं देगा, वह फोन काट देता है। हिजू सोचने लगती है कि वह मुझे तलाक देने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद सैन आइसक्रीम लेकर आता है और कहता है कि वह हिजू को तलाक नहीं देगा, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। यह सुनकर हिजू डर जाती है। सेन कहता है कि अपहरणकर्ता वही है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, वह कहता है और अपने होठों पर आइसक्रीम पोंछता है। ठीक है प्रिय, नाटक देखने के बाद क्या तुम कृपया मुझे एक लाइक और सदस्यता दोगे और मैं अपनी नाटक कहानी जारी रखूंगा। सियोन भी कहता है कि अपहरणकर्ता को पता है कि तुम शादी बाद से मेरे साथ हो और मैं साथ नहीं रहता, हम अलग अलग कमरों में रहते हैं, लेकिन आज से हम साथ सोना चाहते हैं। सेन हिजुन के कमरे में जाता है और लेट जाता है। जब हिजुन जाता है अपने कमरे में, सियोन कहता है, आओ और मेरे बगल में सो जाओ। हिजू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सियोन कहता है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, और हिजू लाइट बंद कर देता है। जब लाइट ऑन की जाती है तो यह सियोन कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत, इधर आओ, मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे पास सो रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास सोओगे तो तुम नहीं कर पाओगे उसे नियंत्रित करने के लिए। ये सुनकर हिजू उससे तकिया छीन लेता है और उसके बगल में सो जाता है। सियोन कहता है, इधर वापस आओ। हिजू उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, सियोन, अपहरणकर्ता को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए सावधान रहना। अब मैं तुम्हारे साथ, तुम चैन से सो सकती हो। यह कहते हुए सियोन सो जाती है। हिजू कुछ देर तक उसे देखती है, फिर वह भी सो जाती है।
सुबह सियोन उठती है और उठकर चली जाती है। हिजू सो रही है वहाँ था और वह सपने देखता है और हमें दिखाया गया है कि कैसे वह गूंगा हो गया। एक दिन वह अपने भाई और उसके माता पिता के साथ कहीं जा रहा था जब उनकी कार एक भयानक दुर्घटना में फंस गई। दुर्घटना में हिजू के भाई की मृत्यु हो गई और उसके पिता पागल हो गए। हिजू की माँ उसके पास आया और हिजू उसका मुंह दबाकर घुट रहा था, लेकिन उसकी माँ ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया और कहा, तुम कैसे ठीक हो गए, तुम मर नहीं रहे हो। उसने यह भी कहा, आज से तुम नहीं मरोगे, बात मत करो, तुम गूंगी हो जाओगी। अगर तुमने किसी से बात की तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगी। हिजू डर गया। किसी से बात करना नहीं। उस दिन से हिजू एक बुरे सपने के साथ जागता है जो उसे गूंगा बना देता है। इस बीच अपहरणकर्ता नर्सिंग रूम से हिजू के पिता का अपहरण कर लेता है और उसे जंगल में ले जाता है। वह वीडियो पर हिजू को कॉल करता है। यहाँ हम अपहरणकर्ता का असली चेहरा देखते हैं। अपहरणकर्ता, लेकिन हिजू उसे नहीं देख सकता। अपहरणकर्ता ने मुझे फोन किया। तुम फोन से सियोन को क्यों डरा रहे हो? मुझे अभी मत बताओ, मैं फोन लेने आ रहा हूँ। हिजू ने डरते हुए कहा, मैं फोन कर रहा हूँ। जायन तलाक लेने के लिए अपहरणकर्ता बनने का नाटक कर रहा है। अपहरणकर्ता हंसता रहता है और कहता है कि यह अच्छी खबर है, तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक ही है, तुम फोन रखो। पारो लगातार फोन करके सियोन को धमकाता रहता है कि अगर तुम वापस आए तो अच्छा नहीं होगा। वह अपने पिता की ड्रेस दिखाता है और फोन काट देता है। फिर हिजू अपने पिता को देखने के लिए नर्सिंग रूम में जाता है और जब वह अपने पिता को देखता है बेहोशी की हालत में, नर्स कहती है, तुम्हारे पिता कुछ समय के लिए यहीं रहेंगे। वह खो गए थे। जब मैंने उन्हें ढूंढा तो उनके पास कुछ दांत मिले, लेकिन वे तुम्हारे पिता के नहीं हैं। फिर पुलिस हिजू को रिपोर्ट लिखने के लिए ले गई। इन घटनाओं में हिजू को चक्कर आने लगा और उल्टी जैसा एहसास हुआ, इसलिए उसने कार रोक दी और खूब रोने लगा क्योंकि बचपन से ही उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। फिर जब पुलिस ने राष्ट्रपति की गाड़ी आती देखी तो वह डर गया। सियोन गाड़ी से उतर गया। पुलिस ने उसे देखा और सलामी दी। सियोन ने कहा, तुम लोग जाओ। पुलिस ने कहा, हिजू को अपने साथ ले जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ। सियोन ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं हिजू के साथ जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। पुलिस ने कहा, सर इस लड़की को क्या हुआ है? सियोन ने कहा, यह लड़की मेरी है, पत्नी। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई और हिजू भी पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि जियोन ने आज तक किसी को नहीं बताया था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर उसने हिजू को कार में बिठाया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम्हारे पिता का अपहरण हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को दूसरे नर्सिंग रूम में भर्ती करने का फैसला किया, चिंता मत करो। फिर हिजू जोर जोर से रोने लगी। सियोन ने अपने पिता के लिए कहा, तुम बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी रोने की आवाज बहुत मीठी है। यह सुनकर हिजू ने रोना बंद कर दिया। सियोन ने कहा, वह कहता है कि तुम जितना रोना चाहो अपना मन हल्का कर सकते हो। फिर हिजू फिर से रोने लगता है। फिर सियोन हिजू को डिनर के लिए एक होटल में ले जाता है और यहाँ आकर कहता है, तुम्हें पता है कोई है हमारे पीछे पड़े हैं। पहले वे तुम्हें अगवा करते हैं, फिर हमारे दफ्तर पर बम विस्फोट करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पिता को भी निशाना बनाया गया है। और वह हिजू के करीब जाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। फिर जायन अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए नीचे चला जाता है। उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। चुनाव में मेरी मदद करने के लिए सियोन साफ मना कर देता है। इससे हम समझ जाते हैं कि उनके पिता पुत्र के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी हिजू वहाँ आ जाता है और हिजू को देखते ही सियोन का पिता हिजू का अपमान करने लगता है। यह सुनकर सियोन बहुत क्रोधित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से हिजू का हाथ पकड़ लिया। सियोन के पिता पास की बोतल उठाकर उन पर फेंक देते हैं, लेकिन सियोन हिजू की रक्षा करता है। सियोन के पिता सियोन का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी छाया से बाहर गए तो तुम नष्ट हो जाओगे। सियोन कहता है कि मैं पहले से ही तुम्हारी छाया से बाहर हूँ। पहले तुम राजनीति करते थे अपने दादा के प्रभाव में, अब अपने प्रभाव में, इसे दिखाओ। हिजू कहता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। हिजू उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेन उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, शायद तुम चाहती हो मुझे तलाक देने के लिए, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन की जगह तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम बात नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम खतरे में पड़ सकते हो, क्योंकि हमारे परिवार ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को मारने से नहीं डरते और आपको उनकी सलाह को दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर जब हिजू घर गया और उसने अपहरणकर्ता का फोन देखा तो वो बहुत डर गया, इसलिए उसने फोन को मिट्टी के साथ ही उठा लिया और उसे फेंकने जा रहा था। जब सियोन ने उसे देखा तो उसने कहा, मुझे दे दो, मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन हिजू मुझे दे दो। वह उसे छीन लेता है और अंदर चला जाता है। फिर सभी सहकर्मी उसे शुभकामनाएं देते हैं। किस्मत अच्छी है क्योंकि कल राष्ट्रपति के दफ्तर में उसका इंटरव्यू था। सियोन भी उसे शुभकामनाएं देता है। हिजू कहता है, क्या होगा जब हमारे परिवार को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ? सियोन कहता है, पहले आप इंटरव्यू पास कर लें, फिर आप देखेंगे कि यह इतना आसान नहीं है। हिजू कहता है कि मैं पास हो गया हूँ। जायन कहता है कि अगर तुम पास हो गए तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। अगले दिन हिजू इंटरव्यू के लिए जाता है।
हर कोई उसका इंटरव्यू लेता है, लेकिन जैन नहीं करता। इंटरव्यू रूम में न जाए। ऑफिस में बैठकर वह इंटरव्यू देख रहा था। उसने हिजू से कई कठिन सवाल पूछे और उसे सही भाषा में बोलने को कहा। हिजू ने सभी सवालों के जवाब आसानी से सही भाषा में दिए। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए। सायन भी हैरान था। फिर सायन इंटरव्यू लेने आया और हिजू से और भी मुश्किल सवाल पूछे। उसने कहा, एक लड़का एक लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन लड़के ने कभी उसकी परवाह या प्यार नहीं किया। अब लड़का मन ही मन लड़की से प्यार करने लगा है। क्या लड़की उसे प्यार करने का मौका देगी? इसे ऑडियो भाषा में दिखाएं। यह थी जायन और हिजू की कहानी जीवन। फिर भी ऑडियो भाषा में समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हिजू इसे समझाना आसान है। जायन कहता है कि आपने इतनी प्रतिभा कैसे हासिल की? हिजू कहता है, क्योंकि मैं पागल हूँ। यह सुनकर सभी मुस्कुरा उठते हैं। जायन कहता है कि मैं अच्छी भाषा नहीं जानता। हिजू कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मुझसे निजी तौर पर सीख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। अच्छा, आप कौन सी शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? सब लोग कमेंट करके बताइए, मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा। खैर, इंटरव्यू खत्म हो गया। हिजू का इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। बाद में हिजू अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पिता दूसरे नर्सिंग अस्पताल में हैं। हिजू के पिता को दिमाग की समस्या थी, इसलिए जब भी कोई कुछ कहता तो वह उसे बार बार दोहराता। उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा हिजू, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। तब हिजू को एहसास हुआ कि जायन ने उसके पिता को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि हिजू की बड़ी बहन, जिससे सायन को शादी करनी थी, कोरिया लौटती है, लेकिन वह भाग गई। इस बीच सायन बैठकर अपने बचपन की कल्पना करती है। हिजू के परिवार और सायन के परिवार के बीच लंबे समय से रिश्ता रहा है। एक दिन एक कार्यक्रम में सायन और हिजू का परिवार मिलता है। वहाँ सिवोन की माँ सिवोन को समुद्री भोजन खाने देती है, जिसे सिवोन नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ के डर से इसे खाना पड़ता है। यहाँ छोटा हिजू आता है। उसे समुद्री भोजन पसंद है फिर से, लेकिन उसकी माँ उसे डाइट फूड देती है, जिसे वह बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता। सिवोन यह नोटिस करता है और हिजू को नीचे ले जाता है। वह आया और उसे अपना समुद्री भोजन दिया। हिजू ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया ताकि उसकी माँ उसे न देख सके। जब सियोन ने उसका नाम पूछा तो हिजू ने उसे सियोन के हाथ पर लिख दिया। सियोन अभी बैठी हुई है और कल्पना कर रही है कि हिजू अब कितनी बड़ी हो गई है जल्दी से। सियोन घर जाता है और हिजू से कहता है कि कल हमारी पारिवारिक बैठक है, तुम तैयार होकर आओ। अगले दिन हिजू कार्यक्रम में आता है। फिर उसकी माँ उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है, तुमने ऊपर क्या पहना है, इसे उतार दो। हिजू कोट उतार देता है और उसे खुद पर इस तरह बहुत शर्म आती है। फिर हिजू छत पर जाता है और वह अपहरणकर्ता के फोन से सियोन को फोन करता है और कहता है कि तुम जिससे शादी करना चाहती थी, हिजू की बड़ी बहन, वह देश लौट गई है। अब तुम हिजू की बड़ी बहन के साथ जाओ और हिजू को तलाक दे दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हिजू बहुत ही घटिया किस्म की है और वह बात नहीं करती, उसके पास कोई योग्यता नहीं है। सिवान कहता है, तो मेरा राज सुनो, मैं हिजू की बड़ी बहन से शादी नहीं करना चाहता था और मैंने खुद शादी से एक दिन पहले हिजू की बड़ी बहन को अस्वीकार कर दिया था। यह सुनकर हिजू पूरी तरह चौंक जाती है। सब कहते हुए यह सुनकर सिवोन हिजू को ढूंढने लगता है। सिवोन कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो हिजू? प्रसिद्ध, मैंने हिजू जितनी समझदार लड़की नहीं देखी। और क्या कहा तुमने? उसमें कोई योग्यता नहीं है। सुनो, हिजू में वो योग्यता है जो हजारों में एक में भी नहीं होती। हिजू फिर रो पड़ी और बोली, तो फिर तुम क्यों हो 3 साल से हिजू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हिजू तुम्हारा है ही नहीं। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़कर देखता है और सियोन को देखकर डर जाता है और जल्दी से फोन छुपाता है, लेकिन सियोन ने उसे पहले ही देख लिया था। यहाँ हम देखते हैं फ्लैशबैक में सियोन हिजू की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया। फिर पुलिस सियोन को बताती है कि हिजू उस दिन बहुत बीमार हो गई थी। यह सुनकर कि चिल्ली ने मुझे कार रोकने के लिए कहा, सियोन हैरान हो गया और उसने कहा कि उसने वाकई मुझसे कार रोकने के लिए कहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, हाँ वाकई। फिर सियोन ने पुलिस कार के कैमरे से फुटेज देखी और इसकी पुष्टि हो गई कि हिजू बोल सके। तब सियोन अपनी माँ से मिला और बोला, हिजू तुम कब से बोल नहीं सकते? हिजू की माँ ने कहा, दुर्घटना के बाद से। सियोन ने कहा, अगर गूंगा होने में तुम्हारा कोई हाथ है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई और हिजू यह सुनकर लगभग अकड़कर वहीं खड़ी रही। वर्तमान समय के दृश्य में हिजू जैन को देखती है और फोन को अपने पर्स में छिपा लेती है। फिर वह गिर जाती है, लेकिन जैन दौड़कर उसे बचा लेता है। जैन कहती है, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? तुम फोन पर बात नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन हिजू कुछ नहीं कहता। जैन और भी क्रोधित हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो? मैं इसे जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा। तभी जैन के फोन पर एक संदेश आया और उस संयोग से हिजू जा रहा था। सियोन ने अपना कोट उतार दिया, हिजू को उसमें डाल दिया और उसे जाने दिया। रात को घर जाते समय हिजू को अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा था और पीटा था, इसलिए वह रोती हुई सड़क पर आ गई। तभी एक कुत्ते ने हिजू पर हमला कर दिया, लेकिन सियोन ने आकर उसे बचा लिया। हिजू का पैर घायल हो गया था, इसलिए उसने हिजू को अपने कंधों पर उठाया और घर ले गया। हिजू इन बातों की कल्पना करते हुए लेटी हुई थी। सियोन दूसरे कमरे में लेटा हुआ हिजू के बारे में सोच रहा था।
वह बोल सकता है, लेकिन वह 20 साल से गूंगा है। वह उसके कमरे में जाकर पूछने वाला था कि क्यों, लेकिन वह दरवाजे से वापस आ गया और बोला, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अगले दिन हिजू को राष्ट्रपति कार्यालय से संदेश मिला और हिजू का चयन हो गया। हिजू खुश हो गई। वह सियोन को बताने जाता है और गलती से एक लव इमोजी भेज देता है। इस बीच सियोन मीटिंग में था। मैसेज में इमोजी देखकर सियोन जल्दी से मीटिंग खत्म कर देता है। फिर वह अपने केबिन में जाता है और इस इमोजी को देखकर उसके दिल की धड़कनें उसके अंदर नाचने लगती हैं। मन सियोन हिजू को संदेश लिखता है और हिजू कांग्रेस को संदेश लिखता है। उसने कहा, अमीन, मुझे नई नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। फिर वे सब एक साथ लंच पर गए। लंच के बाद सियोन हिजू को उपहार के रूप में एक कोट दिया और जा रहा था। सियोन ने एक ड्रेस देखी और कहा, तुम्हें इसे पहनकर देखना चाहिए। हिजू इसे पहनकर देखने के लिए अंदर गया। फिर सियोन उसके पास आ गया। सहायक ने फोन करके बताया कि अपहरणकर्ता के रूप में तुमने जो आवाज दी थी वह असली आवाज थी। सायन को यकीन नहीं हुआ कि यह किसी लड़की की आवाज है, इसलिए वह कहता है, इसे ध्यान से जांचो और फिर मुझे बताओ। वह अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आता है। सायन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना प्यारा है? इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बाद में सेन किसी काम से किनारे चला जाता है। जब वह वापस आता है तो उसे हिजू कहीं नहीं मिलती। उस समय सेन के फोन पर एक कॉल आती है। अपहरणकर्ता। हिजू ने अपहरणकर्ता होने का नाटक किया और फोन उठाया। एक तरफ बैठे हुए सेन ने पूछा, क्या आपने कभी हिजू की आवाज सुनी है? हिजू चौंक गया और उसने कहा, नहीं, हिजू बात नहीं कर सकता। हिजू अपहरणकर्ता होने का नाटक करता है और कहता है कि हिजू की बड़ी बहन इना कोरिया लौट गई है। क्या अब तुम हिजू को तलाक देकर इना से शादी करोगे? सियोन कहता है, मैं हिजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक कार पूरी गति से सियोन की ओर आ रही है। हिजू यह देखता है और चिल्लाता है, सियोन, और सियोन की ओर दौड़ता है और सियोन को बचाता है, लेकिन वे दोनों ही उन दोनों के हाथों में हैं। चोट लग चुकी है। सियोन उठता है और हिजू के हाथ पर पट्टी बांधता है। फिर वह इसे महसूस करता है और कहता है, तुम थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकार रहे थे, तो एक बार मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। लेकिन हिजू कुछ नहीं बोलती। जैन कहता है, तुम्हारी बात करने में क्या दिक्कत है? समस्या यह है कि अगले दृश्य में हम असली अपहरणकर्ता को हिजू को बुलाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि मैं उस कार के अंदर था जिसमें जैन की कार दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी, लेकिन तुमने जैन को बचा लिया। क्या इसका मतलब यह है कि तुम तलाक नहीं चाहते हो? सियोन, अब और नहीं। तलाक लेने का क्या मतलब है? हिजू ने कहा। अपहरणकर्ता कहता है कि मैं सियोन को नष्ट करना चाहता हूँ, जबकि सियोन का सहायक सियोन से कहता है कि मैं पुष्टि करता हूँ कि अपहरणकर्ता की आवाज एक लड़की की है। सियोन ने उस आवाज को ध्यान से सुना और एक दिन हिजू पुलिस की गाड़ी के अंदर चिल्लाई और गाड़ी रोकने को कहा। उसने कहा कि यह आवाज उसकी है। सहायक उसे इस लड़की की आवाज को अपहरणकर्ता की आवाज से मिलाने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि यह मेल खाती है या नहीं। फिर सायन एक बार में बैठता है और खूब सजता है। हिजू उसे घर ले जाता है और अंदर ले आता है। वे दोनों सो जाते हैं और गलती से चुम्बन कर लेते हैं। सुबह जब सायन उठा तो उसने देखा कि हिजू उसकी गोद में सो रही है। उस समय हिजू भी जाग गई और दोनों शर्म से अपने कमरे में चले गए। तभी सायन के असिस्टेंट ने फोन करके बताया कि तुमने जो लड़की दी थी उसकी आवाज बहुत अच्छी है, अपहरणकर्ता की आवाज से 100% मेल खाती थी। सायन यह सुनकर चौंक गया। पूरी तरह से चौंककर उसे एहसास होता है कि हिजू अपहरणकर्ता होने का नाटक करके उसे इस समय ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन यह सिर्फ हिजू ही नहीं है, इसके पीछे एक असली अपहरणकर्ता भी है जिसने बम विस्फोट किया। अगले दिन हिजू की मुलाकात उसके बड़े भाई से होती है। बहन इना, जिसके साथ सायन की शादी होनी थी, लेकिन वह डरी हुई थी। इना भी बात कर सकती थी, लेकिन अब वह ठीक है। इना कहती है, मुझे पता है कि तुम बात कर सकते हो, लेकिन तुमने हमारी माँ के डर की वजह से 20 साल पहले बात करना बंद कर दिया था। मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत दुख दिया है, कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन हिजू अभी भी बहुत दुख देता है, इसलिए वह क्रोधित हो जाता है और चला जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हिजू नहीं रुकता। फिर इना उसे संदेश भेजती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ। 3 साल पहले जैन ने मुझे तुमसे शादी करने से मना कर दिया था। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जैन तुमसे शादी करना चाहता था। तब हिजू पूरी तरह से चौंक गई। इस बीच जैन हिजू के कमरे में अपहरणकर्ता का फोन ढूंढ रहा था। तभी हिजू कमरे में आई और जैन ने जल्दी से कुछ उठाया। हालांकि यह हिजू के छोटे कपड़े थे। जब हिजू ने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़े और दोनों के शरीर पर एक जैसे निशान थे। करंट लगाया जाता है, लेकिन किसी तरह वे अपने करंट को नियंत्रित कर लेते हैं। अगले दिन पूरा ऑफिस पहाड़ की यात्रा पर जाता है। वहाँ रहते हुए सियोन और हिजू बहुत करीब आ जाते हैं। सियोन हिजू का बहुत ख्याल रखने लगता है। फिर वे सभी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पहाड़ की चोटी पर एक साथ चढ़ते हैं और हर कोई चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि कोई पहाड़ से नीचे गिर गया है। सियोन हिजू को हर जगह खोजता है, लेकिन वह हिजू को नहीं ढूंढ पाता। उसे पता चलता है कि हिजू नीचे गिर गया है। वह हिजू के लिए पूरी तरह से पागल हो जाता है। कई टीमें कोई व्यक्ति ऊपर से एक विशेष हेलीकॉप्टर से हिजू की तलाश शुरू करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता। फिर
हम देखते हैं कि हिजू नीचे गिर गया था। वह बेहोश हो गया था। उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही थी। फिर उसे होश आया और वह बहुत डरा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपहरणकर्ता का फोन उठाया और सायन को कॉल किया। सायन ने कॉल रिसीव की और उसे एहसास हुआ हिजू था। सायन ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम डरे हुए हो, पैसे मत दो, मैं हसीना हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ा और प्रयास करो, तुम्हारे बैग में फायर गन है, इसे चलाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लेता है। हिजू बड़ी मुश्किल से फायर गन उठाता है और उसे आसमान में फायर करता है। फिर सियोन उसे देख लेता है और हिजू की लोकेशन समझ जाता है और आखिरकार हिजू को बचा लेता है। सियोन, वह हिजू को कंधे पर उठाकर पागलों की तरह अस्पताल की ओर भाग रहा था। अगले दृश्य में हम हिजू को अस्पताल में देखते हैं। जब उसके दादाजी लौटते हैं तो सियोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब हिजू अकेला था तो उसने सोचा, मैंने सियोन को फोन किया था, अपहरणकर्ता का फोन। अब जैन को पता चल गया है कि मैं अपहरणकर्ता होने का नाटक करके फोन करता था। मैं इस समय बीमार हूँ, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैन कुछ नहीं बोल रही है। शायद जब वह घर जाएगी तो वह मुझे तलाक के कागजात सौंप देगी। फिर रात में सियोन हिजू को घर ले जाता है। सियोन के सामने हिजू पूरी तरह से चुप हो जाता है। सियोन पूछता है, क्या हुआ, क्या तुमने फिर से बात करना बंद कर दिया? फिर वह हिजू को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और कहता है, किसी ने मुझे 406 नंबर से कॉल किया था और वह मुझे कुछ समय से डरा रहा है। अब मैंने उसे पकड़ लिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? वह पूछता है, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए? उसे पुलिस के हवाले कर दो। हिजू डर जाती है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन सायन मना कर देती है। मुझे पता है कि तुम बात कर सकती हो और तुमने मुझे तलाक लेने से डरा दिया। यह सुनकर हिजू कुछ कहने की कोशिश करती है। सायन उसे बोलने से रोकता है। फिर से वह कहती है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, आराम करो। फिर सायन कुछ कपड़े और फल लाता है। हिजू कहता है, क्या तुम आज ठीक हो? यहाँ से मेरी ओर से तुम रहोगी या नहीं? सिवोन कहती है, हाँ, शादी के बाद तो साथ रहना ही है ना। फिर सिवोन नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और हिजू को बुलाती है। हिजू हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या वे दोनों साथ नहाएंगे या नहीं, लेकिन फिर सिवोन अपने बालों को बहुत अच्छे से धोती है और नहाने के बाद अपने बालों को सुखाती है। हिजू कहती है कि तुम मुझे कुछ समय से बहुत प्यार कर रही हो, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? सियोन कहती है कि मैं तुमसे गुप्त रूप से प्यार करती रही हूँ, 3 साल हो गए, पर अब मैं तुमसे सीधे प्यार नहीं करना चाहता, वरना मेरे दिल में जो अपराध बोध है वह कभी नहीं मिटेगा। हिजू कहती है, तुम्हें पता है उस दिन मुझे कैसा महसूस हुआ था? मैं पहाड़ से नीचे गिर गया। असली अपहरणकर्ता ने मुझे धक्का दिया। मैंने असली अपहरणकर्ता की आंखें देखी। अपहरणकर्ता की 2 आंखें 2 रंग की थी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह अपहरणकर्ता कौन था। यह वास्तव में अपहरणकर्ता नहीं था, वह एक सीरियल किलर था और अपहरणकर्ता एक बड़ा पागल था। जब वह छोटा था तब भी उसने अनाथालय से 4 या 5 बच्चों को उठाया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। फिर जब सियोन हिजू को बिस्तर पर लिटा रहा था तो हिजू ने कहा, क्या तुम मेरे साथ सोओगे थोड़ी देर के लिए? जैन तुरंत सहमत हो गया और हिजू को गले लगाया और बात करते हुए उसे सुला दिया। अगले दिन हिजू को सपना आता है कि सियोन उसे छोड़कर चली गई है। जब वह जागता है तो वह पागलों की तरह सियोन को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वह दूसरे कमरे में जाता है और सियोन को सोता हुआ देखता है तो उसे राहत महसूस होती है और वह उसके बगल में बैठकर सियोन को देखता है। फिर जब वह जा रही होती है तब सिवोन उसे अपने कंबल में खींच लेता है। 2 दिन पहले तलाक को लेकर पागल सिवोन अब सपनों में भी सिवोन को खोने से डरता है। इस बीच हम सोवांग और रोज को देखते हैं, जो भी प्यार में पड़ गए हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे हमेशा साथ रहते हैं। इस तरह सिवोन और हुजी की प्रेम कहानी सामने आती है। देखभाल शुरू होती है, वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन सेन को हिजू कहीं नहीं मिलती। फिर सेन को उस साइको किलर का फोन आता है और कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी है, अब अगर तुम बचा सको तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लो। सियोन को उस फोन की लोकेशन पता चल जाती है और बहुत सारे पुलिस वाले हिजू को बचाने निकल पड़ते हैं और सबने मिलकर हिजू को बचा लिया। लेकिन उस साइको किलर ने अपनी बंदूक सियोन पर तान दी और पुलिस और साइको को घेर लिया। साइको ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम दोनों एक साथ रहो। तभी आग लग गई। आवाज सुनकर सब कुछ शांत हो गया। हिजू का गला सूख गया। हमने पुलिस को गोलीबारी में उस पागल को मारते देखा। खैर, उसके बाद सब कुछ सुलझ गया। हमने देखा कि सांग और रोज अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ खेल रहे थे और वे बहुत खुश थे, एक दूसरे को देखकर खुश हैं। इस बीच हम अपने मुख्य जोड़े को देखते हैं। आज शादी करने के बजाय वे एक साथ सो रहे हैं। इसका मतलब है कि वे शादी के 3 साल बाद पहली बार अंतरंग हुए हैं। जायोन घर में नहीं रह सकता, अभी ऑफिस में हूँ। प्यार के इस समय में हम बहुत ही खुशी के पल से गुजर रहे हैं। ड्रमर का अंत सुखद रहा। प्रिय, मुझे आपकी टिप्पणी याद है। क्या आप अरेंज मैरिज चाहते हैं या लव मैरिज? हर कोई टिप्पणी करेगा, लेकिन मैं आपकी टिप्पणियों का इंतजार कर रहा हूँ। प्रिय, स्वस्थ रहें। आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में, रोमांटिक ड्रामर एक्सप्लोरेशन। तब तक अपना ख्याल रखना।